हेलो क्लास 8। देखो यारो, मैं इस फिगर इट आउट के इस दो क्वेश्चन को आपको सबसे अलग तरीके से कराने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 7 और क्वेश्चन नंबर है 11। अलग तरीके से मतलब है, मैं इनको एक सेपरेट वीडियो में ऐड कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, फिलहाल हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा और मेरे पास्ट के वीडियोस आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। जरूर इस लेक्चर को देखने से पहले आप सारे वीडियोस को जरूर देखना, उसके बाद इसको देखना। क्यों? क्योंकि तभी तो ये समझ में आएगा यारो। नहीं समझ में आएगा तो ये आई कुछ उड़ के गया एरोप्लेन ऐसा महसूस होगा। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मेरे से सीखो। मैं इसको एकदम मक्खन की तरह सिखा दूंगा। ओके, बस थोड़ा सा भरोसा रखो और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। देखो भाई, यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन का क्या कहना है? ये क्वेश्चन कहता है कि केस इज ए स्क्वायर। केस नाम का एक स्क्वायर है। ठीक है सर, मान लेते हैं। मानना क्या है, दिया हुआ है। ओके सर, CASE एक स्क्वायर है। ठीक है सर, उसका UV यानी ये U, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं कलर कुछ। तो ये UVWX क्या हुआ? मिड पॉइंट का मतलब होता है दोस्त, मैं यहाँ पे अगर इसको लिखूं अच्छे से आपके लिए, मतलब होता है कि UC इज इक्वल टू UA। मतलब ये जो हिस्सा है इसके बराबर होगा। अरे सिंपल सी बात, तेरे घर पे ये चॉकलेट आया, तुम दो भाई बहन हो, तो तुम लोग उसको बीच में से कट करोगे। आधा हिस्सा तेरा, आधा हिस्सा मेरा, यानी वो चॉकलेट तो पूरा था, उसको आपने दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। तो मिड पॉइंट भी वही कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट्स, ये दोनों इक्वल पार्ट्स, ये दोनों इक्वल पार्ट्स, ये दोनों इक्वल पार्ट्स। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये करने के बाद एक होती है कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ये सब बच्चा जो आ गया आपके क्लास में, ये एक्चुअली 9th में हुआ करता था, अब आपके बुक में ऐड है। तो देखो इसमें क्या है कि आपको मतलब ठीक है, अब आपको मैं एक कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी सिखाता हूं। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है सर? कॉन्ग्रुएंसी, अरे कॉन्ग्रुएंसी मतलब देखो कैसे, जैसे कि मैं कहूं कि ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ठीक है दोस्त? ओके, इस ट्राइंगल का ये वाला हिस्सा इससे इक्वल, तो ये दोनों हो गया, जिसका नाम दे दो ABC और इसका नाम दे दो DEF। ध्यान से देखना इस चीज को, DEF। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि AB जो है वो इक्वल हो गया DE से, इसको हम लोग बोलेंगे साइड, यानी ये साइड था। ठीक है, ये है 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हो कि एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल D के, यहां पे लिख देना 90 डिग्री ईच, तो इसको आप मेंशन कर दोगे एंगल। ठीक है, और फिर बोलोगे आप BC इज इक्वल टू DE, यहां पे लिख दो BC इज इक्वल टू ED, ये भी एक साइड है। और इस तरीके से साइड, एंगल, साइड, ये तीन प्रॉपर्टी मिलके दोस्त आप कहोगे, अभी आपने ट्राइंगल क्या लिखा होगा? ये ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ABC। बी क्यों लेंगे बीच में? क्योंकि यहां पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDF या FDE। FDE। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या क्या दिखाया कि AB इज इक्वल टू DE। AB जो इक्वल है DE या ED, आपकी मर्जी। फिर उसके बाद BC इज इक्वल टू FD, BC इज इक्वल टू FD। क्लियर है? और एंगल B जो इक्वल है, जो बीच में इसका पार्ट लिखा है, वो D से इक्वल है। ठीक है, फिर बचा हुआ साइड, बस इतना पे हम कर देंगे और लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज इक्वल, इक्वल करके इसके ऊपर एक उल्टा एस बना दो, ऐसा, इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FDE। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दोस्त, दोनों सेम टू सेम, हर एक साइड और लेंथ में दोनों शेप्स बराबर हैं। अब अगर ये दोनों बराबर है तो उसके बचे हुए पार्ट्स भी बराबर होंगे, जिसको हम लिखते हैं बाई CPCTC। क्या लिखते हैं दोस्त? लिखना, इसको हम लोग लिखते हैं बाई CPCT। बस इतना मेंशन कर दो। C मतलब कॉन्ग्रुएंस, ऐसा, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ congruent triangles are congruent। CPCTC, इसको याद कैसे करोगे? देखो,
इसको याद करने का तरीका मैं हर बार अपने बच्चों को ये सिखाता हूं, किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये देखो, आगे सी, बीच में सी, पीछे सी, इन दोनों के बीच में पीटी। याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ या ना? याद रहेगा पक्का? देखो CPCTC क्या बोला सर ने? फिर से कैसे? आगे सी, बीच में सी, पीछे सी, इन दोनों के बीच में PT बन गया हमारा CPCTC, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। समझ गए? दो इक्वल पार्ट्स लेंथ में जो दो शेप दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके बचे हुए पार्ट्स भी एक दूसरे से इक्वल होंगे। बस ये यही कहना चाहता है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है दोस्त, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझा दी, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसीलिए कहा था कि इसके लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ताकि ये क्वेश्चन दोनों आपको अलग से दिखे और आप कम समय में अच्छे से हर एक चीज को प्यारे तरीके से पढ़ सको। मेरी बात समझे मेरे बच्चों? पक्का? हाँ या ना? ओके, चलो अब इस क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ध्यान से देखना। केस इज अ स्क्वायर। ठीक है भाई, मान गया केस इज अ स्क्वायर है सर, आपने पहले भी हमें बताया। ये लो सर, केस हमारा एक स्क्वायर है, तो ये रहा हमारा केस स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद यूवी, ये UVW इसका मिड पॉइंट है। ठीक है सर, व्हाट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज UVX? अब आप ये बताओ कि भाई आपको UVWX कौन सा टाइप का दिख रहा है, कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? सब तो क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ये सब आते हैं क्योंकि 4 लाइन से बने हुए हैं। यस और नो? ओके, तो आप ये बताओ कि UVWX से क्या फॉर्म किया? भाई ये भी एक स्क्वायर फॉर्म किया, लेकिन ऐसे बोलने से नहीं होगा, हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो इसको प्रूफ कर लेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? फाइंड दिस बाय यूजिंग जियोमेट्रिकल रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हम पहले करते हैं, उसके बाद अलग डिस्कस करेंगे। चलो ये देखो, मैंने आपके लिए यहां पे एक बना दिया है डायग्राम। क्या कह रहा है ये? केस, तो इसको लिख लो भाई, ये केस CASE, ये रहा केस। अब आ जाएगा आपका यहां पे UVWX। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये शेप। ठीक है, अब इसके अंदर केस दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है। अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखेंगे इसके अंदर। गिवन, हाँ भाई क्या गिवन है? कि केस इज अ स्क्वायर। क्लियर? ठीक है भाई, स्क्वायर की खासियत क्या होती है? हमें पता है कि इसके अंदर CA जो है, CA इज इक्वल टू AS विच इज इक्वल टू SE विच इज इक्वल टू CE। मतलब सर, मतलब मेरे दोस्त, ये CA इज इक्वल टू, चारों साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। हाँ सर, और ऑल एंगल्स इक्वल, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू एंगल E। कितने हैं भाई साहब? 90 डिग्री ईच, है ना। यही तो प्रॉपर्टी होती है ना स्क्वायर की। और इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, वो भी 90 डिग्री पे करते हैं, तो डायगोनल CS एंड ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। फिलहाल हम यहां तक इसको समझ गए। अब हमें करना क्या है? एक चीज और दिया हुआ है कि U इसका मिड पॉइंट है। लिखो U इज MP, पूरा लिख देते हैं एक बार में, ऐसे नहीं होगा, पूरा लिखते हैं। UVWX इज अ मिड पॉइंट ऑफ, U किसका मिड पॉइंट है? AC का, कॉमा, V किसका मिड पॉइंट है? CE का, कॉमा, W किसका मिड पॉइंट है? ES का, कॉमा, X किसका मिड पॉइंट है? AS का। AS का हो गया। अब इसके अंदर मिड पॉइंट है, मतलब क्या हुआ? मिड पॉइंट है मतलब UC इज इक्वल टू UA। क्लियर? ठीक है, इसके बाद बाजू में लिख दो AX इज इक्वल टू XS। ठीक है, WS इज इक्वल टू WE। क्लियर?
VE इज इक्वल टू VC। ठीक है, ये हो गया। अब हम सबसे पहले फॉर साइड्स हमें बताना है कि UVX, यहां पे हम लिख देते हैं आवर अजम्पशन, वी से दैट UVWX इज अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। अब क्यों स्क्वायर होगा, रीजंस हम प्रोवाइड करेंगे यहां पे, रीजंस। ठीक है, अब रीजंस जब हम देंगे भाई साहब इसके अंदर, तो कैसे कैसे मेंशन करेंगे देख लेते हैं एक बार। अब एक चीज ध्यान देना, मैं इसके अंदर जो बनाने जा रहा हूं उसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये देखो, क्या आपको ये दो ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है अच्छे से, दोनों ट्राइंगल, हाँ या ना। अब मैं इस ट्राइंगल को आपके नजरों के सामने यहाँ पे मैं बना देता हूं कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। सर ये कहना चाह रहे हैं दोस्त, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसका नाम है U, इसका नाम है C, इसका नाम है V, इसका नाम है A और इसका नाम है X। ठीक है, अभी आपने देखा कि UC ये वाला इससे इक्वल था, हाँ सर, और ये क्या है, दोनों साइड्स ये स्क्वायर के दोनों साइड्स इक्वल हैं, हाँ। और उसके बाद अभी हम इसके अंदर करते हैं, तो हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल UCV एंड यहाँ पे ट्राइंगल UAX। डन। अब इसके अंदर हम वही साइड वाले प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कि UC इज इक्वल टू UA। ठीक है, UC जो इक्वल हो गया UA से इक्वल हो गया, बहुत बढ़िया। CV इज इक्वल टू AX, CV इज इक्वल टू AX, यानी ये वाला पार्ट इससे इक्वल, क्यों, क्योंकि ये पूरा पहले से इक्वल एक दूसरे से, तो ये स्क्वायर का एक साइड है, ये भी एक साइड है, तो उसका ये हिस्सा भी एक दूसरे से इक्वल होगा, हमने लिख दिया। ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड। और तुम एक चीज तो भूल रहे हो, ये जो एंगल है ये तो स्क्वायर है ना, तो एंगल C कितना था, 90 था, तो एंगल A कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, यहाँ पे लिख देना ईच 90 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों क्या है, साइड है, और ये क्या है, एंगल है। तो बाई, यहां पे लिख देना बाई साइड एंगल साइड, क्या लिखोगे, बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल UCV, पहले इक्वल लिख के एक उल्टा है ऐसा, ऊपर से ऐसे U लिखना है और U करके नीचे कर देना है, तो बन गया S। ठीक है, तो UCV इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल UAX। इतना क्लियर है। अब हम लिख सकते हैं बाई, आगे C, बीच में C, पीछे C। ठीक है, और इन दोनों के बीच में PT, बन गया बाई CPCTC। अब क्या बचा CPCTC से, ये पार्ट तीनों, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, कि क्या लिखेंगे भाई इसके बारे में, कि भाई साहब ये जो हमारा पार्ट है कि UV इज इक्वल टू UX। सही बात है। अब तुमने देखा इस चीज में, अब ये एक पार्ट मिल गया, इसको नाम दे देंगे 1। क्या नाम दे देंगे यार, 1। अब हम बार बार इसी तरीके से सबको लिखते जाएंगे, देखना ध्यान से। अब मैं वापस से इस वाले हिस्से को लूंगा, किस वाले हिस्से को सर, सर कौन सा हिस्सा बोल रहे हैं, सर इस वाले हिस्से को बोल रहे हैं, ये एक ये ट्राइंगल। अब ये एक ट्राइंगल लूंगा, तो इसके अंदर भी क्या होगा, बात समझ गए मेरी, ये वाला AX इस वाले के एक्सेस से इक्वल है पहले से, सही बात है, UA इससे इक्वल है, और S और A एंगल 90 हो गया, यानी बार बार सिमिलर यही होगा। तो अब हम लोग कह देंगे कि UV इज इक्वल टू UX, यानी UV इज इक्वल टू UX। ये दोनों ट्राइंगल लिया हम लोगों ने, ये जब दोनों ट्राइंगल लिया तो इसके अंदर हमने किसको इक्वल किया, इसके अंदर हमने इक्वल किया इन दोनों को, यस और नो। अब हमें क्या करना है, हम एक ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल इक्वल लेंगे, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, यस और नो। तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, देखो यहां पे बहुत प्यारे तरीके से, सिमिलरली। ठीक है, UVX हो गया, तो UX इज इक्वल टू XW, इसको नाम दे दो 2। फिर XW इज इक्वल टू VW,
एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वी, और एक और नाम दे दो भाई, कौन सा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू यू वी, वी यू या यू वी। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा दोस्त जब आपने ये वाला ट्राइंगल लिया था ये दोनों, तो इन दोनों में इक्वल कौन हुआ, ये दोनों हुआ था, हाँ या ना। तो अब ये वाला ट्राइंगल जब आप लोगे, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल को जब आप लोगे तो इसके अंदर कौन कौन इक्वल होगा, ये और ये, हाँ या ना, सही बात है ना। तो आपने वापस इसके बचे वाले हिस्से को यूएक्स को वापस लेके आओगे, यूएक्स को वापस हिस्सा लेके आओगे, इसके साथ इक्वल करोगे, फिर एक्स डब्ल्यू को लेके आओगे, उसको दूसरे वाले साइड के साथ इक्वल करोगे, फिर डब्ल्यू वी को वापस लिखोगे, उसको चौथे वाले साइड के साथ इक्वल करोगे। फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से मेंशन कर दो यहाँ पे और लिख दो, क्या लिखोगे भाई कि फ्रॉम फर्स्ट ऐसा, फ्रॉम 1 2 3 and 4 we can say it is a square। क्यों स्क्वायर कहोगे, क्योंकि because all sides are equal। हमने साइड्स इक्वल बता दिए, अब हमें इनके एंगल्स को भी 90 डिग्री प्रूफ करना है। कौन से एंगल्स को भाई, ये वाले हिस्से को 90 90 90 90। क्लियर है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे यार, हम इसके लिए करेंगे कि इस ट्राइंगल के हिस्से को पकड़ेंगे, ये तो V है, इसको नाम दे देंगे 1, इसको नाम दे देंगे 2, इसको नाम देंगे 3, इस वाले हिस्से को, और इस वाले हिस्से को नाम दे देंगे हम लोग एंगल 4। एक को पकड़ते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली सिमिलरली लिख लेंगे। यहां पे हम मेंशन करते हैं इसको और एंगल्स, ठीक है ना। अब एंगल्स की बात करेंगे हम लोग, हम सबका नामकरण कर देंगे 1 2 3 4 सो ऑन, और उसके बाद एंगल्स के लिए लगते हैं हम लोग ये ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, देखो कौन सा ट्राइंगल बोल रहे हो सर आप, सर बोल रहे हैं ये वाला ट्राइंगल, ये UCV वाला, ठीक है। UCV वाले में एक चीज ध्यान रखना, इसको ध्यानपूर्वक लिख लो कि एक ट्राइंगल के अंदर इसके हिस्से किस तरीके से इक्वल होते हैं, लिख सकते हो। हाँ सर, देखो क्या है, एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है दोस्त, ओके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो C है मेरा, ये जो C है वो 90 है, हाँ सर 90 है, प्लस इक्वल टू 180 वैसे ही रहने दो। अब ये 2 और 1 देखो, 2 और 1 इस ट्राइंगल के ही हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं, इस ट्राइंगल के। कौन से ट्राइंगल, ये वाला, ये वाला ट्राइंगल का हिस्सा है ना। और CPCTC से हमने सबको निकाल दिया था कि ये वाला हिस्सा इसके साथ इक्वल है। अगर किसी ट्राइंगल में उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, यही सीखा था ना आपने, बहुत बढ़िया। तो एंगल 2 1 को आप क्या कर दो, तो एंगल 2 लिख दो, एंगल 2 एंड एंगल 2। क्यों एंगल 2 लिखोगे, देखो यहां पे मेंशन कर दो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। अब यहां पे 90 तो है ही, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच विल बी इक्वल टू 90। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 था तो सिर्फ क्या बचेगा, एंगल 2 विच इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कट होके क्या बन जाएगा 45। Therefore, angle 1 is equal to 45 and angle 2 is equal to 45। इतना समझ में आया, हाँ या ना। 1 और 45, 1 और एंगल 2 भी मुझे 45 मिल गया। यानी CVU में ये जो C है, ये जो A है, ये दोनों 90-90 है। तो मैं एक ट्राइंगल का हिस्सा पकड़ लूंगा, ये वाला ट्राइंगल का हिस्सा, ठीक है। इस ट्राइंगल के हिस्से को पकड़ूंगा तो एक ट्राइंगल में ये हिस्सा मिलके 180 होता है, ठीक है, 180 होता है। तो ये वाला तो 90 है, हाँ सर ये वाला 90 है। उस 90 को निकलने के बाद हमने क्या किया, और एक ट्राइंगल में अगर उसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
ये तो हमने पढ़ा है ना, तो हम दोनों इसके एंगल्स को भी इक्वल कर देंगे, फिर ट्वाइस ऑफ एंगल दोनों नाम रख के और इसको 90 से करेंगे तो ये मुझे 45 और ये मुझे 45 मिल जाएगा। हाँ या ना, पक्का? ये जब 45 मिलेगा दोस्त तो मुझे ये भी 45, सिमिलरली ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ओके। और इसी तरीके सब 45 45 45 मिलता हुआ चला जाएगा। ये 45 है, ये 45 है, और ये पूरा मिलके कितना होता है एक स्ट्रेट लाइन पे? ये वाला 45, ये वाला 45 क्यों होगा? पहली बात, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है और कॉन्ग्रुएंट एंगल का हर एक पार्ट इक्वल होता है। ये मिलके देखो, यहाँ पे इस वाले एंगल को ढूंढना था मुझे, समझ गए? तो यहाँ पे 45 मिला, यहाँ पे 45 मिला, मिला कितना? 90। ये पूरा कितना होता है? 180। मुझे तो सिर्फ इतना हिस्सा ढूंढना है ना, मुझे तो सिर्फ इतना हिस्सा ढूंढना है। ये वाला यहाँ पे एंगल है और इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से बंटवारा हुआ है। ये वाला हिस्सा 45 है, ये वाला हिस्सा 45 है, ये 45, ये 45। हाँ या ना? इसका नाम है u, इसका नाम है 2, इसका नाम है 4, इसका नाम है 3। इस और 3 ये मैंने लिखा, ये u है, ये u है 2 4 3। स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है एंगल्स का कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल, सप्लीमेंट्री, जो लिखना चाहते हो लिख दो। समझ गए दोस्त? अब 2 कितना था आपका? 45, ये लिखो भाई 45। 4 कितना था आपको नहीं पता, 3 कितना था? 45, लिख दो, इक्वल टू 180। दोनों मिलके 90 बन गया। एंगल 4 इज इक्वल टू 80 माइनस 90 क्या हो जाएगा यारा? 90। 4 की वैल्यू कितनी आई? 90 आई। सिमिलरली आप इसको नाम दे दो एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, और यहां पर लिख दो सिमिलरली एंगल 5, एंगल 6 एंड एंगल 7 क्या हो जाएगा? 90 90 90। दैट इज एंगल u इज इक्वल टू एंगल v इज इक्वल टू एंगल w इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। इसको नाम दे दो बी इक्वेशन, और बी इक्वेशन देने के बाद आप इसको मेंशन करो कि फ्रॉम a एंड b we can say UVWX is a square। समझ गए दोस्त? बस यही तो करना था, एक को पकड़ना है, बाकी सिमिलरली लिख देना है। फिर से बताना पड़ेगा मुझे क्या करना है, ध्यान से ध्यान से। ये क्या था भाई? केस। ये हो गया केस, ये हो गया U V, ये हो गया W, ये हो गया X। क्लियर है? पहला काम सबको लिख दिए। ट्राइंगल को पकड़ लो, दोनों ट्राइंगल। कैसे पकड़ोगे दोनों ट्राइंगल भाई? देखो, ये वाला ट्राइंगल को पकड़ेंगे हम लोग सर। हाँ सर। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे। ओके सर। इसको इससे, इसको इससे, है ना, और ये वाले एंगल को इससे। इतना करके हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट साबित करने के बाद मुझे ये वाला हिस्सा इससे इक्वल मिल जाएगा। फिर लिख दूंगा सिमिलरली इस ux को पकड़ूंगा, इससे इक्वल कर दूंगा। फिर से लिखूंगा सिमिलरली xw इक्वल टू vw, सिमिलरली इससे इक्वल। अब आते हैं एंगल्स में। हो गया? एंगल्स में आएंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा एंगल इक्वल कर देंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल का ये दोनों हिस्सा इक्वल है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल UCVW बोथ साइड्स आर इक्वल, सो एंगल्स आर इक्वल, और दोनों का सम लगा के 180 से प्रूफ कर देंगे। हाँ या ना? ये हो गया UCVW। तो ये जब हम करेंगे इसको इक्वल, तो यहाँ पे बंधु मुझे 45 मिलेगा। फिर सिमिलरली 45 45 वो नहीं लिखेंगे हम लोग, ये 45। तो यहाँ पे भी सिमिलरली इस एंगल का नाम दे देंगे हम लोग, जैसे मैंने नाम दिया था इसका 1, इसका 2, इसका 3 और ये ओवरऑल 4। ठीक है? बीच वाला हमें तो 20 u निकालना है, तो ये दोनों का जब निकालेंगे तो बीच वाले में से माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो ये 4 आ जाएगा 90, 5 90, 6 90, 7 90, चारों 90 आ गया। और a और b, पहले a में निकला था कि साइड इक्वल है और b में निकला है कि एंगल इक्वल है। तो इन दोनों की चीजों की वजह से हम कहेंगे कि भाई साहब ये एक स्क्वायर है। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य के साथ वापस रिपीट करो, थोड़े थोड़े पार्ट पे सॉल्व करो, बिना देखे ऑटोमेटिक आ जाएगा। समय लगेगा, बिना समय दिए हुए कोई चीज नहीं आता। आज आप समय दे रहे हो तो ये वीडियो देख रहे हो, मैंने समय दिया तो ये वीडियो बनाया। ठीक है दोस्त, मेरी बात याद रखना। अब देखो, इसके अंदर आपके लिए एक और क्वेश्चन पूछा है, फाइंड अदर वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर with a square such that the vertices of the inner square lie on the sides the outer square as shown in the figure। ये बाजू में आपको एक स्क्वायर दिया है,
ये कह रहा है कि आप एक ऐसा ऐसा तरीका ढूंढो कि बाहर कैसा भी स्क्वायर हो, आप एक अलग साइज का स्क्वायर जो है इसके अंदर वापस फिट कर दो। ये बना के इसने दिया हुआ है, जैसे इस वाले शेप में। ये मेरा इसी की बात कर रहा हूं मैं। ये नीचे 8 है, ये ऊपर 8 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा। अब इनके डायगोनल्स को जब हमने मीट किया, ये जो डायगोनल अंदर वाले स्क्वायर का जो डायगोनल है ना, वो बाहर वाले के साइड से मैच करना चाहिए, तब जाके उसको वो उसके बाउंड्रीज पे टच करेगा। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो बाहर वाला स्क्वायर का जो साइड होगा उससे कम का डायगोनल अंदर नहीं होना चाहिए। कम का डायगोनल होगा तो उसके बाउंड्री पे टच नहीं करेगा। और इसने कहा है कि आप इसके अंदर क्या करो, स्क्वायर्स को आप मर्ज कर दो। कैसे मर्ज करोगे, ये देखो, आप कहीं पे भी उसके मिड पॉइंट को छोड़ के उसको आप टच करते चलो, आराम से आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। ये जो साइड्स है उस साइड्स के मुकाबले इसका शेप, ये देखो, ये जो साइड था पहले वाले का, इस साइड का छोटे वाले इससे थोड़ा छोटा, लेकिन डायगोनल इसका सेम होना चाहिए। डायगोनल सीधा उधर हुआ तो इसका आंसर क्या होगा आपका, द डायगोनल शुड बी सेम ऑफ द आउटर साइड। क्या लिखोगे इसको, देखो इस तरीके से, यस पॉसिबल, जस्ट टेक the outer side measurement as inner square diagonals। यानी कि जो बाहर वाले हिस्से का स्क्वायर है, जो बाहर के हिस्से का स्क्वायर है, ये बाहर के हिस्से का जो स्क्वायर का जो साइड है उससे छोटा उसका अंदर वाले का डायगोनल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उसको कहीं पे भी टच नहीं करेगा। बस इतना सा याद रखना है दोस्त, ठीक है। चलो समझ में आया। इसको अच्छे से करना, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारे तरीके से मैंने बड़ा जरूर किया है लेकिन समझाया है ताकि हर एक स्टेप आपको आ सके। 3 से 4 बार कराया। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये ट्रू और फॉल्स है जिसके अंदर हमें हर बार रीजनिंग प्रोवाइड करना है कि क्या कारण है, क्यों है, ऐसे कैसे, ठीक है। बहसबाजी करनी है इसके साथ। ऐसे कैसे बोल सकते हो भाई आप, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई ये सच बात है कि झूठ है, और झूठ है या सच है तो जस्टिफाई करो, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर। मतलब क्वाड्रिलेटरल तो सब होते हैं सर क्वाड्रिलेटरल तो सब होते हैं। ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं, चलो यहाँ पे बना लो। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है ना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, ये सब क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो चलो इस केस में तो मैं देख पा रहा हूं कि हाँ इसके डायगोनल्स इक्वल है, इसके डायगोनल्स इक्वल है, तो क्या एक स्क्वायर है, नहीं, क्योंकि स्क्वायर की खासियत होती है कि वो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके ये दोनों इक्वल होते हैं, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नहीं, इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बोले काइट के, नहीं। तो भाई साहब, तो ऐसे कैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर लिखोगे ना, फॉल्स, because rectangle, rhombus, trapezium and parallelogram all are quadrilateral, but in square the diagonals bisect forms 90 degree, but all other don't do so, ठीक है। क्योंकि रोम्बस बाइसेक्ट करता है 90 पे सर, लेकिन उसके एंगल्स सेम नहीं होते, समझ गए, इसीलिए आंसर निकला फॉल्स। समझ में आया। चलो
नेक्स्ट वाले को देखते हैं क्या है। अ क्वाड्रिलेटरल, इसको पढ़ो क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल यानी ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के पास 3 राइट एंगल हो तो एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, रोम्बस ले लेते हैं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये तीनों, इसके 3 हिस्से 90 डिग्री हो, 3 हिस्से 90 डिग्री हो, तो क्या वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। तो भाई देखो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, क्योंकि वो स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। क्योंकि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी है, चारों कॉर्नर राइट एंगल, डायगोनल सेम लेंथ, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इक्वल लेंथ, अपोजिट पेयर साइड्स इक्वल, ठीक है। तो यस इट इज पॉसिबल, तो यहां पे लिखोगे यस इट इज पॉसिबल, तो आंसर लिख दोगे ट्रू, सेकंड वाले का ट्रू। A quadrilateral having 3 right angles must be a rectangle. True, because all three angles are already 90 degree. So fourth angle will also be 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो इट इज अ रेक्टेंगल। भाई ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, बाकी आपके स्कूल में कैसा टीचर करा रही है इट डिपेंड्स ऑन यू। सेंटेंस लिख के हमें इसको जस्टिफाई करना है, इसीलिए इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने अलग लिया, ठीक है। यहाँ पे अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करे। क्या कह रहा है सर ये, चलो देख लेते क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाहता है भाई साहब। ये अच्छे से समझ लेना है, इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके आप लोग, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये रहा पैरेललोग्राम, इसके डायगोनल्स को कहता है कि वो बाइसेक्ट करेंगे तो वो एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक। रेक्टेंगल है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करना चाहिए तो पैरेललोग्राम कहलाएगा, रेक्टेंगल भी कहलाता है। स्क्वायर को पैरेललोग्राम, ये भी कहलाता है स्क्वायर में, क्योंकि पैरेललोग्राम की खासियत क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो रेक्टेंगल भी करता है स्क्वायर भी करता है, वही बात रोम्बस की करते हैं। तो ये रोम्बस के भी चारों साइड, तो ये इससे इक्वल पैरेलल, इससे इक्वल पैरेलल हो सकता है। में भी काइट का भी क्या खासियत है भाई कि उसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाली प्रॉपर्टी भी सही है। ये तीसरा बात भी इसने सही बोला, क्या बोला कि ऑल क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट। अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो अपने डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है वो पैरेललोग्राम हो। तो भाई साहब आप लिख दो बाइसेक्ट क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट देयर डायगोनल्स so it can be a पैरेललोग्राम। सिर्फ इसने क्या बोला, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है, ये नहीं बोला कि एंगल कितना फॉर्म कर रहा है। ओनली बिकॉज इट हैज आस्क्ड फॉर डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करे वो मस्ट बी अ रोम्बस। ये कैसे रोम्बस, अरे भाई रोम्बस की खासियत होती है कि अगर उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये देखो ये रहा रोम्बस, ये बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, हाँ सर। स्क्वायर में भी अगर उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी 90 डिग्री होते हैं, हाँ सर, ये भी क्लियर है। क्या ये पैरेललोग्राम में होगा क्या, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो क्या 90 डिग्री होगा, नो सर। रेक्टेंगल में हो सकता है क्या, रेक्टेंगल आपने बनाया उनके डायगोनल्स को बाइसेक्ट किया तो क्या 90 डिग्री बनेंगे, नो सर। यहाँ पे तो क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है ना,
इसने सभी क्वाड्रिलेटरल्स को लिया, ऐसा तो नहीं बोला। तो भाई आंसर इसका क्या है, फॉल्स है। आप लिखोगे सिंपल फॉल्स, बिकॉज rhombus diagonals form 90 degree at bisect point, but in kite the diagonals does not bisect at equal length। ठीक है, बाकी सब तो देखो स्क्वायर में इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल में बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में एक दूसरे को इक्वल पे बाइसेक्ट करते हैं, है ना, क्या वो लेकिन काइट में पॉसिबल है क्या? काइट में देखो मैंने बताया था ऊपर वाला कम हिस्सा नीचे वाला एक डायगोनल्स तो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट नहीं कर सकता, तो वो रोम्बस नहीं कहला सकता। समझ गए मेरी बात अच्छे से? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल विल बी अ पैरेललोग्राम। सही बात है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो एक क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा हो सकता है भाई हमारे नजर में? कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? क्वाड्रिलेटरल हो सकता है कि स्क्वायर, तो स्क्वायर के भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एक रेक्टेंगल, उसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। रोम्बस को देख लो भाई, रोम्बस, रोम्बस का क्या होगा? इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स ऑफ रोम्बस भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। तो हाँ भाई ये सब मिलके एक पैरेललोग्राम बन सकता है। स्मार्ट इनफ, तो यहां पे हम कह सकते हैं यस ट्रू, इनफ टू प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, मान लीजिए रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की खासियत क्या होगी भाई? अगर ऑल एंगल्स इक्वल होगा तो कितना होगा? वो होगा कुछ 360, और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को मेजर करने पे कितना निकलता है? 360 निकलता है। और स्क्वायर को भी देखो, इसके भी सारे कॉर्नर्स कितने होते हैं? 90 90। ठीक है, अब आते हैं इसकी बात करते हैं रोम्बस की। ठीक है, इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? 360, टोटल जोड़ेंगे तो 360 होगा। रोम्बस भी 360 होगा, पैरेललोग्राम भी 360 होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम भी एक 360 होगा। ये सब क्या है? तो यस, यहां पे लिख सकते हो यस इट इज ट्रू, बिकॉज इफ ऑल एंगल्स आर 90 degree then it will form 360 degree, that is sum of quadrilateral। sum of quadrilateral कितना होता है दोस्तों? 360 होता है, sum of quadrilateral 360। and in rectangle all corners are 90 डिग्री। कैसे? दैट इज 360 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा? 90। अगर चारों इक्वल है तो 90 90 के ही होंगे, और रेक्टेंगल के 90 होते हैं। तो यस इट इज ट्रू। लास्ट वाला देखिए, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम याद है आप लोगों को अच्छे से? पक्का? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या था? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में खासियत क्या थी कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन दोस्त उसकी एक खासियत है, वो कहता है कि मेरा बस एटलीस्ट वन पेयर ही, ये देखो वन पेयर ही मेरा एक दूसरे से पैरेलल होगा, बाकी वाला इक्वल नहीं होगा। लेकिन आइसोसेलेस वाले में क्या कहानी था? आइसोसेलेस में था कि ये वाला इससे इक्वल और पैरेलल है ना, लेकिन अगर आइसोसेलेस है यानी ये लेंथ में बराबर होगा, ये 8 होगा तो ये 8 होगा। लेकिन क्या कहा उसने? पैरेललोग्राम। बट पैरेललोग्राम में तो कंपलसरी रूल है कि उसके दो होते हैं, है ना, उसके दो, कम से कम दो पेयर्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। बट इन ट्रेपेजियम में क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज इन ट्रेपेजियम ओनली वन पेयर इज इक्वल and parallel, while in parallelogram two pairs are equal and
पैरेलल। समझे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक ये वाला पैरेलल इक्वल, ये वाला पैरेलल इक्वल, लेकिन ये साहब में तो सिर्फ ओनली वन, ये दोनों तो अलग है, बस लेंथ में सेम होंगे, इसीलिए इनको आइसोसेलेस कहा गया था। समझ गए? और यहां करते करते बंधु हम आपके चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। चलो भाई, कैसा लगा यारा? मजा आया? हाँ या ना? जरूर कमेंट करके बताना और मन लगा के पढ़ना भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्या करना है? पढ़ते रहना है, माँ बाप को परेशान नहीं करना है और अपना ख्याल रखना है। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। तब तक पढ़ते रहो, इंजॉय करते रहो और लेक्चर को बार बार देखते रहो। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।